Hey dear students, welcome back to lecture 3 of our chapter 2 which is utility analysis। आज हम करने वाले हैं लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, जो कि है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। विच लॉ की बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमने देखा था लास्ट टाइम कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसी के साथ साथ हमने उसके एजम्पशंस, एक्सेप्शंस एंड क्रिटिसिजम्स भी देखे थे। अब हम देखने वाले हैं इस लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट अस स्टार्ट। Okay, in spite of the criticisms, the law of DMU is a very popular and important law in economics. बावजूद इसके कि कई लोग ने इसको क्रिटिसाइज किया है, फिर भी लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो क्या है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे इकोनॉमिक्स में, बिकॉज इट हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि इसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ये लॉ, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। Now this law creates awareness among the consumers। अब ये जो लॉ है कंज्यूमर्स के अंदर क्या करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है। टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम दी लिमिटेड रिसोर्सेज इट इज़ नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई दी कंजम्पशन। अब क्योंकि हमको जितने रिसोर्सेज दिए गए हैं, टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम दी लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव टू, इट इज़ नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई दी कंजम्पशन। यानी कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन उसका यूटिलाइज हमको मैक्सिमम करना है। कंज्यूमर्स में अवेयरनेस क्रिएट करता है, इसलिए ये लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट। अब ये जो लॉ है वो गवर्नमेंट की हेल्प किस तरीके से करती है? इट हेल्प्स गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी चल रही है ना यहाँ पर। तो डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कौन सी चीज़ों पर वो सामान खरीदना चाहता है, कितने प्राइस में खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता है प्राइसेस के बढ़ने पर, राइट। तो ये सारे कंज्यूमर बिहेवियर का हिस्सा होता है। तो जब कंज्यूमर बिहेवियर की समझ आ जाती है तो गवर्नमेंट के लिए उस कंट्री में टैक्स पॉलिसीज़, मनी पॉलिसीज़ या फिर ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। पैराडॉक्स का मतलब होता है अपोजिट्स। The law of diminishing marginal utility helps us to understand the paradox of values. It includes goods that have more value in use and zero or less value in exchange, such as air, water, sunshine, as well as goods that have more value in exchange and less value in use, such as golds and diamonds. तो यहाँ पर DMU कहीं ना कहीं हमको अपोजिट वैल्यू जो होती है गुड्स की, वो समझाने में हमारी हेल्प करता है। वो चीज़ें जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन यूज़ एंड ज़ीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज। यानी कि जिसका कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मूल्यवान होती है, जिसका आप पैसा नहीं पे कर सकते हो, जैसे एयर के लिए जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, वी नीड ऑक्सीजन, वी नीड फ्रेश एयर, वी नीड वाटर फॉर द कंजम्पशन, वी नीड सनशाइन एज वेल, राइट। तो क्या आप इसके लिए कुछ पैसे पे कर सकते हो? इनकी वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। एज वेल एज गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन एक्सचेंज एंड लेस वैल्यू इन यूज़। एक्सचेंज में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन यूज़ हम थोड़ा कम करते हैं, जैसे गोल्ड हो गए, डायमंड्स हो गए, वैल्यू जो है वो इनकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट इट सेज बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नाउ द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ DMU। अब जो हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे डिमांड एनालिसिस में, राइट, चैप्टर नंबर 3A, तो डिमांड एनालिसिस में हमको आएगा लॉ ऑफ डिमांड। जैसे लॉ ऑफ DMU हमने देखा है, एजम्पशन, एक्सेप्शंस है, इसी तरीके से हमारा आगे चैप्टर 3 में लॉ ऑफ डिमांड आता है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है उसका बेस है, क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड राइजेज विद अ फॉल इन प्राइस। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड छोटा सा हमको यहीं पर इसने एक्सप्लेनेशन देकर समझाया है। ये जो लॉ है क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? Quantity demanded of a good rises, quantity demanded of a good rises with a fall in price, with a fall in price, and falls with an increase in price, and falls with an increase in price, more and more units of a good, its marginal utility steadily declines। अच्छा, किसी भी चीज़ का हम हमारे हिसाब से सोचते हैं, चलो किसी भी चीज़ का प्राइस कम होता है तो हम उसको ज़्यादा खरीदते हैं, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है ना। कोई चीज़ का अगर आपको पता चल जाए कि ऑफ़र चल रहा है, इतने कम प्राइस में मिल रहा है, भाग के दौड़ के जाते हैं उस चीज़ को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हुआ है। और वही अगर कुछ चीज़ों के दाम बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांड उसकी कम हो जाती है,
राइट बस यही है हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो हम पढ़ने वाले हैं। अब ये लॉ ऑफ DMU के साथ क्या बोल रहा है, व्हेन अ कंज्यूमर परचेसेस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड। अब जब प्राइस कम हो गया तो हम ज़्यादा लेने गए ना, खरीदने के लिए गए, तो जितना ज़्यादा खरीदने जाते हो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्लाइन होती है, कम होते जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे कोई चीज़ का प्राइस 100 रुपया था, आपको पता चल गया कि अरे प्राइस कम हो गया, अभी उसका प्राइस जो है वो 60 रुपीज़ हो गया, तो आप एक हद तक ही क्वांटिटी खरीदोगे ना, पूरी दुकान तो उठाकर नहीं लेकर आओगे, राइट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी वही तो डिक्लाइन होते जा रहा है। आपने 60 रुपये के हिसाब से 10 क्वांटिटी खरीद ली, बस भैया बस हो गया, 10 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप खरीदोगे तो नेगेटिविटी जो है वो और नेगेटिव यूटिलिटी की तरफ बढ़ेगा। हेंस ही वुड बाय एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी ओनली एट अ लोअर प्राइस। तो वो क्या करेगा, कम प्राइस में ही एडिशनल यूनिट जो है वो खरीदते रहेगा। जहाँ 100 रुपये में आप 5 क्वांटिटी लेते थे, वहाँ पर आपने 60 रुपीज़ में 10 क्वांटिटी खरीद ली, बस इसके बाद आप नहीं खरीदोगे तो आप पहुँचते हो स्टेडीली डिक्लाइन MU के ऊपर। आई होप वी आर क्लियर। ओके, नाउ moving ahead, relationship between MU and price, marginal utility और price के relationship को हम समझेंगे। अब DMU को समझने के लिए, जो कि लॉ ऑफ डिमांड का बेस है, हमको इन दोनों का रिलेशनशिप समझ में आना बहुत ज़रूरी है। किसका? मार्जिनल यूटिलिटी का और प्राइस का। इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ DMU. To understand the relation, it is essential to convert marginal utility in terms of money so that it can be compared with market price. अब अगर आपको दोनों का रिलेशन समझना है तो बहुत ही ज़रूरी है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में हम समझेंगे। किस में समझेंगे? पैसों के टर्म्स में समझेंगे, ताकि उसको मार्केट प्राइस से हम क्या कर सके, कंपेयर कर सके। अब 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू ₹10। एक यूनिट का कितना बोल रहा है? ₹10 बोल रहा है। मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स इज 50। मार्केट प्राइस जो है कमोडिटी एक्स का वो कितना है? 50 रुपये है। मार्केट प्राइस कितना है एक कमोडिटी का? 50 रुपये है। और यहाँ पर बोल रहा है 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कितना काउंट कर रहा है? 10 रुपया। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये जो हमको डायग्राम दिया है, सॉरी ये जो हमको स्केड्यूल दिया है, यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, उसके तहत हम समझने की कोशिश करेंगे। नाउ सी, MU यूनिट ऑफ एक्स, MU अपॉन यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी है। नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर दिया है हमको। अब MU इन टर्म्स ऑफ मनी दिया है, यानी एक यूनिट का कितना है? 10 रुपया है। मार्केट प्राइस कितना दिया है? 50 दिया है। अब दोनों का कंपैरिजन हम देखेंगे। अगर 10 रुपया है, ठीक है, MU इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हम लेते हैं, 1 यूनिट इज ₹10, तो कितना होगा? 10 इंटू 10। एक यूनिट कितना है? 10 रुपया है ना, तो एक यूनिट यहाँ पर 10 रुपया है, तो 10 इंटू 10 विच इज 100, और मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ एक्स, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ एक्स हम करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 10 हो जाता है हमारा 50। 100 डिवाइड बाय 10 बराबर ना, 100 डिवाइड बाय अगर हम 10 करेंगे तो कितना हो जाता है हमारा 50। सॉरी, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, जस्ट अ सेकेंड। 10 इंटू 10 कितना हो गया हमारा? 100 हो गया। तो मार्केट प्राइस अपॉन यूनिट ऑफ एक्स, यूनिट ऑफ एक्स लिया है यहाँ पर, विच इज 50। कंपेरिजन बिटवीन MU एंड प्राइस, तो 100 MU है, तो 100 MU मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज लेस देन ₹50। तो सिमिलरली हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो इंक्रीज होते हैं। मार्जिनल यूनिट ऑफ एक्स दिया है यहाँ पर, इसी तरीके से हम यूनिट को 10 के साथ में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एंड देन मार्केट प्राइस जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ था बच्चों, मार्केट प्राइस हमको क्या है? ऑलरेडी दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है? जस्ट अ सेकेंड, दिस वॉज रॉन्ग कैलकुलेशन, लेट अस गो अहेड विद दिस। यहाँ पर देखो, मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स हमको दिया है कितना? 50। तो मार्केट प्राइस जो दिया है यहाँ पर वो हमारा 50 कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब हमको नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, MU के यूनिट्स ऑफ एक्स दिए हुए हैं और यहाँ पर 10 ऑलरेडी दिया है, तो हमको इसके साथ में क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 10 इंटू 8 विल बी 80, 10 इंटू 7 70, 10 इंटू 5 50, 10 इंटू 3 30 एंड 10 इंटू 1 इज 10। तो अगर आप यहाँ तक देखो तो 50 MU इज इक्वल टू 50, यहाँ तक कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही हम एक पॉइंट के बाद आगे बढ़ते हैं, 30 MU हो गया हमारा, 30 यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हमारा प्राइस से कंपेयर करेंगे 50 से क्या है? कम है।
तो इस तरीके से एक पॉइंट पर कांस्टेंट होने के बाद MU हमारा क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। The table shows that a consumer starts buying units of commodity X for his consumption. Commodity X लेना शुरू कर दिया उसने अपने consumption के लिए, one after the other. Marginal utility which is added to his stock goes on diminishing with every further unit consumed. अब MU जो है उसका क्या होता है, हर एक यूनिट के कंजम्पशन के बाद डिक्लाइन होते जा रहा है। When MU is converted in terms of money, one can easily compare it with market price which is shown in column 5 of the table 2.3. कॉलम 5 में अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या होते जा रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज होते जा रहा है मार्जिनल यूटिलिटी एक टाइम के बाद क्या होता है, डिमिनिश हो जाता है। और रैशनल कंज्यूमर फॉर द फर्स्ट 3 यूनिट्स कंज्यूम्ड इट इज फाउंड दैट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द प्राइस पेड। अब यहाँ तक अगर हम देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू द प्राइस दैट वी आर पेइंग। A rational consumer will willingly buy these units since the benefit derived is more than the price paid. एक rational consumer इस यूनिट तक खरीदेगा क्योंकि उसको पता है यहाँ पर मेरी MU जो है वो ज़्यादा है। At the 4th unit MU and price becomes equal. चौथे यूनिट तक भी MU और प्राइस क्या होता है, इक्वल हो जाता है। So the consumer can also think of buying the 4th unit. तो चौथी यूनिट भी खरीद सकता है, रैशनल कंज्यूमर जो है वो चौथी यूनिट भी खरीदेगा। In case of 5th and 6th units, marginal utility derived is less than the market price paid. तो 5th और 6th यूनिट में क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव हुई है वो क्या होती है, मार्केट प्राइस से कम हो जाती है। Rational consumer will not buy further once the equality between MU and price is established. तो एक वक्त के बाद जो 4th यूनिट पर होता है, इक्वल होता है, बस यही तक आपको खरीदना है, इसके आगे आपकी MU डिक्लाइन हो जाएगी तो आपको नहीं खरीदना है। From the given table 2.3 following inferences can be made with reference to marginal utility and price. तो इसको देखकर हम कुछ inferences जो है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहला inference हमको बोलता है units which a consumer willingly buys because MU is greater than price are called intra-marginal, यानी कि जहाँ पर हमारा MU जो है वो प्राइस से ज़्यादा है, वो यूनिट्स जहाँ पर कंज्यूमर विलिंगली यानी खुद से खरीदने के लिए तैयार है, जहाँ पर MU इज ग्रेटर देन प्राइस। ये देखो MU इज ग्रेटर देन प्राइस, इट इज नोन एज इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। तो उन यूनिट्स को हम बोलेंगे इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। कौन सी वो यूनिट है इंट्रा मार्जिनल, ये 3 जो है हमारी, ये हो जाती है हमारी इंट्रा मार्जिनल यूनिट। Now unit at which MU becomes equal with market price, तो जो MU है जो मार्केट प्राइस से इक्वल हो चुका है, इट इज नोन एज मार्जिनल यूनिट। तो ये होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो कि है हमारा MU ऑफ कमोडिटी X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी X। अब आता है थर्ड इन्फ्रेंस जो हमको बोलता है यूनिट्स विच अ रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय। याद रखना, इज not willing to buy and consume where he has to pay more than MU, जहाँ पर उसको मार्जिनल यूटिलिटी से ज़्यादा पे करना पड़े, वो होता है एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स, जहाँ पर MU इज लेस देन प्राइस। तो ये जो 2 है हमारा, ये आता है हमारा एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट। फर्स्ट 3 इंट्रा मार्जिनल, जो हमारा 4th आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जहाँ पर हमको खरीदना बंद कर देना है, वो आता है हमारा एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। एक्स्ट्रा में नहीं खरीदना है, एक्स्ट्रा में नहीं खरीदना है, इंट्रा में हम खरीद सकते हैं क्योंकि MU जो है हमारा ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी प्राइस। Thus a rational consumer attains equilibrium. Equilibrium यानी he will attain a balance where MU is equal to the price. This relationship between MU and price paved way for a law of demand. अब क्योंकि ये रिलेशन हमने देखा है जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी X, यहाँ पर इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जो है वो इक्वल हो गया, जो कि इसी से हमारा आगे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो बच्चों क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। इसी से हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डिराइव हुआ है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मेरी आपको एक्सप्लेन करने में, जहाँ पर मुझे ऐसा लग गया कि यहाँ पर 100 को डिवाइड कर दिया गया था, विच वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो वो नहीं होता है, ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, बस हम जब इसका कंपैरिजन करते हैं तो हमको इसके साथ कंपैरिजन करना है, ठीक है। कॉलम 3 एंड कॉलम 4 इन दोनों का कंपैरिजन होगा कि MU बड़ा है या प्राइस बड़ा है। तो यहाँ तक हमारा MU बड़ा था, यहाँ पर MU इक्वल हो गया, यहाँ पर हमारा MU जो है वो लेस हो गया टू दी प्राइस। दैट वॉज द ओनली मिस्टेक दैट वॉज डन, सो आई अपोलोजाइज फॉर द सेम। अब इसके आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारा एक्सरसाइज।
ओके तो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज के साथ, जहाँ पर हम खेलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में केबीसी में जहाँ पर एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, कोई एक ही करेक्ट हो सकता है। तो लेट अस स्टार्ट। In the law of DMU, Alfred Marshall assumes that marginal utility of money. लॉ ऑफ DMU ने क्या बोला है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखना, पैसों के मामले में बोला गया है MU कांस्टेंट ही रहेगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, एज पर द लॉ ऑफ DMU, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज अज्यूम्ड टू बी। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज अज्यूम्ड टू बी कैसे मेजर किया जा सकता है? नंबर्स में। नंबर्स यानी कि कार्डिनल, ऑर्डिनल नहीं आता है बच्चों, यहाँ पर ऑर्डिनल जो है वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनल में रैंक होता है, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, इसको हम ऑर्डिनल बुलाते हैं। ये क्या होता है? 1 2 3 4 एन नंबर्स, वो कार्डिनल होता है। ऑर्डिनल इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये ऑर्डिनल होता है। तो हमने तो कहीं देखा ही नहीं ये वाला सीक्वेंस, हमने सिर्फ ये सीक्वेंस देखा है, तो कार्डिनल ही होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन जो कि बोलता है MU ऑफ द कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन TU ऑफ अ कमोडिटी इज। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन TU ऑफ अ कमोडिटी, जब TU ऑफ कमोडिटी जो है हमारा क्या होता है? TU ऑफ अ कमोडिटी इज फॉलिंग। जब TU गिरता है MU जो है वो नेगेटिव की तरफ बढ़ता है। जब TU कांस्टेंट होता है तो MU हमारा 0 हो जाता है। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ सेशियटी मीन्स, पॉइंट ऑफ सेशियटी जहाँ पर हमारा TU सेटिस्फाई हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, वहाँ पर TU इज मैक्सिमम एंड MU इज 0। टोटल यूटिलिटी जो है हमारा क्या हो जाता है? एक पॉइंट पर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम को पॉइंट ऑफ सेशियटी बुलाते हैं, और जहाँ पर MU हमारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। नेक्स्ट इज व्हेन MU इज फॉलिंग TU इज, जब MU जो है वो गिर रहा है तो TU क्या हो रहा है? TU इज राइजिंग। TU इज राइजिंग। जब MU गिरते जाता है TU बढ़ते जा रहा है, TU कम नहीं हो रहा है, TU पॉइंट ऑफ सेशियटी के बाद डिक्लाइन होता है। तो यहाँ पर अगर होता कि व्हेन MU इज नेगेटिव, जब MU नेगेटिव होता है तो TU डिक्लाइन होता है, लेकिन व्हेन MU इज फॉलिंग TU इज राइजिंग। TU इज राइजिंग, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले हमको करेक्ट ऑप्शन सामने लिख देना है, उसके बाद इसमें से आइडेंटिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी में हमने देखा था जिस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन से टाइम पर ज़रूरत होती है, तो ब्लड बैंक हमने देखा था, तो बी आएगा सबसे पहले। प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी आपको याद होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो प्लेस यूटिलिटी का हिस्सा होता है। सर्विस यूटिलिटी जो है उसके अंदर क्या आएगा? हम डॉक्टर्स की सर्विस लेते हैं, राइट, प्रोफेशनल्स होते हैं, तो डॉक्टर्स की सर्विस लेते हैं, डी। नॉलेज यूटिलिटी, आपने कोई टेक्नोलॉजिकल चीज़ सीख लिया, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, दैट इज़ योर नॉलेज यूटिलिटी, तो BADC, BADC। So this is the correct answer. I hope we are not going too fast with the chapter or the exercise. Okay, statements indicating consumer equilibrium. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में कौन बात करता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन MU ऑफ कमोडिटी X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी X, तो दोनों इक्वल हो जाता है। व्हेन MU इज ग्रेटर देन प्राइस, नो। इक्वल टू प्राइस, लेस देन प्राइस, प्राइस इज लेस देन 1, नो। MU इज इक्वल, तो ओनली B इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ वाला जो हमको दिया है ओनली B, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसके साथ बढ़ते हैं हम अगले पढ़ाव की तरफ, जो कि है हमारा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई नहीं करना है, यू नीड टू एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें हम कब करेंगे? जब हम एक सेशन लेंगे पूरा क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन सेज सलमा परचेस्ड स्वेटर फॉर हर फादर इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या किया? सलमा ने अपने फादर के लिए क्या खरीदा है? स्वेटर खरीदा है। क्या ये नॉलेज है? नहीं। क्या ये पोजेशन है? नहीं। क्या ये प्लेस है? प्लेस भी नहीं है। सीज़न में ख़रीदा है, सीज़न की बात चल रही है यहाँ पर, राइट।
तो ये हो जाता है हमारा कॉन्सेप्ट जो कि है टाइम यूटिलिटी का। नीलेश परचेस्ड ऑर्नामेंट्स फॉर हिज सिस्टर। नीलेश ने क्या किया? ऑर्नामेंट्स खरीदा, किसके लिए? अपनी बहन के लिए। ऑर्नामेंट्स पोजेशन ट्रांसफर हुआ यहाँ पर, खरीदा है ना, ही हैज परचेस्ड गुड्स, तो दैट इज योर पोजेशन यूटिलिटी, दैट इज योर पोजेशन यूटिलिटी। नेक्स्ट, कविता कंज्यूम्ड 5 units of oranges one after the other। 5 units of oranges one after the another कविता ने कंज्यूम किया है। तो याद करो लॉ ऑफ DMU के कुछ एजम्पशंस को, जहाँ पर एक प्रिंसिपल हमको बोलता है देयर हैज़ टू बी कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन, तो दिस इज कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन। नेक्स्ट, Bhushan refused to eat 5th chapati after eating 4 chapatis। 4 चपाती खा लिया, उसके बाद भूषण को और भूख नहीं लगी है, रैशनल कंज्यूमर है, बड़ा अच्छे से सोच रहा है, क्योंकि ये 4 चपाती में ही पहुंच जाता है पॉइंट ऑफ सेशिएटी तक। पॉइंट ऑफ सेशिएटी इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। 4 चपाती 5वीं चपाती के लिए ना बोल दिया। Lalita satisfied her want of writing on essay by using pen and notebook। Pen and notebook। चैप्टर का नाम क्या है? यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी का मतलब क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब इसकी वांट सेटिस्फाई किसने की है? पेन एंड नोटबुक ने, क्योंकि उसको लिखना था essay। क्या होगा ये? This is the concept of utility, simple concept of utility, right? So that is how you are supposed to identify the concept। दो पॉइंट्स में आपको उसके explanation भी देने हैं। Now the next one says observe the given table and answer the questions। Okay, TU and MU हमको दिया है। TU is declining, MU is increasing, after a time it is also diminishing। good। draw total utility curve and marginal utility curve। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाना है और फिर टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाएंगे हम। ये जो हमको पॉइंट्स दिए हैं, टेबल दिया है, इसके बेसिस पर हम TU एंड MU जो है वो ड्रॉ करेंगे। ओके, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज, एक पॉइंट पर आप देखिए जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, ये मैक्सिमम पॉइंट है हमारा, मैक्सिमम हो गया तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 0 हो गया। क्या हो गया? 0। व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स, जब टोटल यूटिलिटी गिर गया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? इट बिकम्स नेगेटिव। इट बिकम्स नेगेटिव, सिंपल एज दैट। बिना डायग्राम बनाए भी आप अपने स्केड्यूल को देख लोगे, TU MU के कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, तो बहुत ही आसान है आपको ये समझना। So with this students we have completed a chapter 2 which is utility analysis। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और बड़ा ही डिमांडिंग चैप्टर है ये, क्योंकि इसके अंदर आता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो चैप्टर 3A डिमांड एनालिसिस हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।